हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है और उनसे संबंधित कुछ की पॉइंट्स भी लाए हैं जो आपके एग्जाम जो चल रहे हैं एसएससी जीडी के, इसमें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट की महत्ता आप समझ जाएंगे। आप इसको पूरा देखना, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन या थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो पूछा गया है कि कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है या थैंक्स गिविंग उत्सव जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है। ये आपका है पोला महोत्सव। महाराष्ट्र का पोला महोत्सव है। आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बैलों को सजाया जाता है, ये ऐसे, क्योंकि जब इनकी खेती अच्छी होती है, खेती खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में ये बैलों को धन्यवाद देते हैं। थैंक्स गिविंग जो ये उत्सव है, धन्यवाद ज्ञापन, ये देते हैं। तो इसमें इन बैलों को सजाते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये जो काला घोड़ा आपका उत्सव है, काला घोड़ा कला महोत्सव, ये भी आपका महाराष्ट्र का ही है। काला घोड़ा महोत्सव आपका महाराष्ट्र का ही है आपका। और ये गुड़ी कड़वा कर्नाटक आदि राज्यों में मनाई जाती है। और मकर संक्रांति आपकी जो है वो पूरे भारत में मनाई जाती है और नेपाल में भी मनाई जाती है। तो आइए महाराष्ट्र से संबंधित हम कुछ की पॉइंट्स जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या क्या फेमस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें महाराष्ट्र में अन्य उत्सव जो है, इसका महाबलेश्वर उत्सव भी मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है आपके एकनाथ शिंदे। ये आपके एकनाथ शिंदे हैं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है आपके महाराष्ट्र के रमेश बैस। ये रमेश बैस है, ये आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो महाराष्ट्र से आपका इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत मोस या मार्केसिया आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्रायोफाइटा। देखो, ब्रायोफाइटा इस तरह का होता है, घास के जैसा। और इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये है कि इसका निर्माण हरे शैवाल से हुआ है। इसकी विशेषता ही इसलिए जानी जाती है, इसलिए ही जानी जाती है इसकी विशेषता, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है किससे? हरे शैवाल से हुआ है। मोसेस व हॉर्नवर्ट तथा लिवरवर्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि मोस किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रायोफाइटा। तो एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है आपसे कि हॉर्नवर्ट किसके अंतर्गत आता है, लिवरवर्ट किसके अंतर्गत आता है, तो भी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो अगर ब्रायोफाइटा से आपके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे, तो आप समझ सकते हैं कि इनको आप याद रख लीजिए। और यह वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग होता है और संसार के हर एक भूभाग पर ये पाया जाता है, ब्रायोफाइटा। तो इस क्वेश्चन से आपका इतने क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की रूपरेखा है, एक प्रमुख शैली है जागोई। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये किस नृत्य रूप की? सर, मणिपुरी की है। मणिपुर की एक नृत्य शैली है, कौन? जागोई। और ये आपका मणिपुरी नृत्य है। इस तरह से इनको महिलाएं करते हैं, आप देख सकते हैं इस फोटो में। ये इस तरह से आपका, ये आपका मणिपुरी नृत्य है। और जो सत्रिय नृत्य है आपका, ये कहाँ का? आपका ये असम का है। ओडिसी नृत्य आपका ओडिशा का और कथक आपका
उत्तर प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ की पॉइंट्स जानते हैं, देखिए। इसमें पहला है कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। कौन-कौन से? एक होता है आपका कथकली, जो केरल में मनाया जाता है। फिर कथक है, वो उत्तर प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सत्रिय आपका असम का है। तो कुल मिलाकर आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और मणिपुर के बारे में जानते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री आपके एन वीरेन सिंह है। ये आपके एन वीरेन सिंह है मणिपुर के मुख्यमंत्री। और मणिपुर की जो राज्यपाल है वह है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है मणिपुर की। तो मणिपुर से आपके इतने क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने का निम्न में से कौन सा तरीका है? जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे आपके कोयला, पेट्रोल आदि, अगर ये जब जलते हैं तो इनसे जो प्रदूषण होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। अर्थात उसे अगर हम पूरी तरह जला दें तो प्रदूषण नहीं होगा। इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं कि दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने से वास्तव में जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अर्थात ईंधन को पूरी तरह जलाया जाए। जीवाश्म ईंधन में आपके देखो जैसे होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं। अगर आप कोयले को पूरी तरह जला देंगे तो वो प्रदूषण कम करेगा, लेकिन उसको अगर आधा जला हुआ छोड़ देंगे तो उससे प्रदूषण ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रदूषण कम करना है जीवाश्म ईंधन का तो उसे पूरी तरह उसको दहन करना पड़ेगा, पूरी तरह उसको जलाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्वेश्चन 3 था, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। तो कुल मिलाकर हम बताएं आपको कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू करी गई थी। इनको देख लेते हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि उद्योग से संबंधित थी और 1951 से 1956 तक चली थी। अगर ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उद्योग से संबंधित थी, 1951 से 1956 तक थी और हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित थी जो 1956 से 1961 तक चली थी और पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में पूछे जाए तो ये कृषि और उद्योग दोनों से संबंधित थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये है कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल कितना? 1974 से 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस फॉर्मूले पर आधारित थी? तो ये थी आपकी गोडगिल फॉर्मूले पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कि गोडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना? आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में कुछ चित्र भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये पंचवर्षीय योजना है आपकी। इसमें देख सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना है कृषि की प्राथमिकता थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके उद्योग की क्षेत्र प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्व रिलायंस की ये से संबंधित थी ये। और ये 5वीं पंच योजना आप देख सकते हैं, ये गरीबी हटाओ के नारे में आत्मनिर्भर बनाने के संबंधित थी। तो ये आपकी 1 से लेकर के 12 1951 से 2017 तक आपकी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। अब तो 2017 से बाद में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना होती है 5 साल का एक प्लान बनाया जाता है कि हमें 5 साल में किसी भी चीज को लेके, जैसे हमें कृषि से संबंधित अगर हम ले लेते हैं तो हम उसमें कहेंगे कि ठीक है हम इसमें कृषि में 5 साल में कृषि में बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। देखते हैं 5 साल का एक प्लान बनाते हैं कि 5 साल में हम कृषि को
कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये एक प्लानिंग होती है ताकि किसी एक फसल को उठा करके या फिर किसी एक चीज को उसमें 5 साल तक काम उसी पे किया जाए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समर्थ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जो समर्थ योजना है आपकी वो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब जानते हैं कि समर्थ योजना क्यों लागू करी गई, ये भी देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तो इसके विषय में बताते हैं कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को कपड़ा उद्योग के लिए 2017 में शुरू किया गया। इस योजना को कब शुरू किया गया? 2017 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। और इस योजना के तहत वस्त्रों को तैयार करना, कपड़ा बुनना, हस्तकला और कालीन की बुनाई सिखाई जाती है। अर्थात इसमें सिखाया जाता है काम करना, स्वावलंबी बनाया जाता है। इस योजना की सफलता को देखते हुए उसे 3 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। समर्थ योजना को कितने दिन तक बढ़ा दिया गया है? इस योजना को बढ़ा दिया गया 3 मार्च 2024 तक। और इसकी जो फुल फॉर्म आप जान सकते हैं, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, और वर्तमान में जो आपके कपड़ा मंत्री कौन है? देखो, जब वस्त्र से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि कपड़ा मंत्री कौन आपके? पीयूष गोयल आपके कपड़ा मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समर्थ योजना का आप समझ सकते हैं, खुद समर्थ बनाना, योग्य बनाना किसी को, उनको कार्य सिखाया जाएगा, तो उसमें उन्हें निपुण कराया जाएगा और फिर उसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? वो मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में। और ये आप अशोक देख सकते हैं। और इसके कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि कलिंग युद्ध जो था 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक था और कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभन, इसके बीच में लड़ा गया था। और इसमें इतना नरसंहार हुआ था कि जिससे अशोक बहुत व्यथित हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो उसने फिर क्या किया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध गुरु उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करी। बौद्ध गुरु उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करी। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में अशोक के? तो आप बताएंगे कि 13वें अभिलेख में है। नेक्स्ट इसमें है कि विदेशी यात्री डायनोसियस अशोक के दरबार में ही आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के दरबार में कौन आया था? जैसे हम बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था मेगास्थनीज। और डाइमेकस आपका किसके दरबार में आया था? डाइमेकस आया था आपका बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार से बाद में फिर आया अशोक और अशोक के दरबार में आपका आया था डायनोसियस। तो यहां तक आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका कि संसद के दोनों सदनों एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं विधानसभाओं के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें फोटो में। इसके कुछ की पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया है, जो अभी हमने बताया था कि कौन भाग ले सकता है। ये अनुच्छेद 54 में इनके बारे में बताया गया है। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने नंबर की है ये? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अर्थात उनको हटाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण करने पर, अर्थात संविधान के अनुकूल न चलने पर। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की
शक्ति प्राप्त है और ये मृत्यु तक को भी क्षमा कर सकता है। अगर किसी को मृत्यु दंड बुला है तो उसको भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत फांसी की सजा को भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तपन कुमार पटनायक जो झारखंड के हैं ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कौन सी नृत्य शैली में इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ये आपका है छऊ में। और छऊ के बारे में ये आप देख सकते हैं, इस तरह से छऊ त्योहार मनाया जाता है, फोटो में आप देख सकते हैं। और यह नृत्य मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। और संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। और ललित कला अकादमी भी पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अब पूछा जा सकता है कि भाई तपन कुमार को क्यों मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? तो इसने क्या किया था, कोरोना काल में जो छऊ कलाकार थे उसमें आत्मविश्वास जगाने और हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी काम किया था कोरोना काल में, जब 2020-21 की बात है उस टाइम पे। तो इसलिए इन्हें क्या मिला, ये पुरस्कार मिला संगीत नाटक अकादमी। तो इससे आपका ये सब क्लियर हो गया होगा। तपन कुमार पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 395। और अनुच्छेद हमेशा 395 ही रहेंगे, इनके उपभाग हो सकते हैं, जैसे 395 क, ख, ग, घ इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इनमें आप ये रहेंगे 395 ही। और भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ये आप जानते ही हैं। और जब संविधान बना तब 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना तब ये थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपका क्या है? वर्तमान में आपका 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, यानी 8 अनुसूचियां से 4 अनुसूचियां और बढ़ गई, ये 12 हो गई, और 22 भाग से 25 भाग हो गए आपके, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकार है। और नेक्स्ट इसमें है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक का आपके है। नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार 12 से 35 तक और नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक। यहां तक आपकी समझ में होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो किसको निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21, इनको आपातकाल के दौरान अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 जब लगता है तब निलंबित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, ठीक है। और अनुच्छेद 20 और 21 में है क्या, तो ये बताते हैं कि इसमें है क्या। तो इसका देखिए, अनुच्छेद 20 में है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है, अपराधों से दोष सिद्धि से संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप नहीं छीन सकते, जीने की स्वतंत्रता, जीने के अधिकार को। और इसमें की पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या विदेशियों को भी प्राप्त है? तो आप जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आती है, और हमें पता है कि अनुच्छेद 19 जो है वो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है केवल। तो आप कहेंगे नहीं। तो इन अनुच्छेद को याद करने से आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ज्यादातर अनुच्छेद 19 से ही आता है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 आप इससे समझ सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति शासन आपका संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगता है।
राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में केवल 3 बार लगा है। ठीक है, 3 बार कब लगा आपका? 1962 के भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध 1971 और 1974 में आंतरिक अशांति के कारण। 1962 वाला तो आपका 1966 में खत्म हो गया था, लेकिन जो 1971 का और 1974 का था, इन्हें 1977 में इसको कम किया था। ठीक है ना, आंतरिक अशांति के कारण क्वेश्चन पूछा, आंतरिक अशांति के कारण बता 1974। कहीं कहीं इसको 75 भी दे देते हैं, लेकिन ये 74 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश चैनल होता क्या है। तो इंग्लिश चैनल होता है आपका जमीन के 2 हिस्सों के बीच से होकर गुजरने वाला जलमार्ग। ये जमीन है और इससे जो जलमार्ग गुजरेगा वो होता है आपका चैनल। और इसमें जो व्यक्ति थे 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। कौन थे? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। और अगर महिला की बात की जाए तो वो थी आपकी आरती शाह। ये आपकी आरती शाह हैं, फोटो में देख सकते हैं, और ये आपके मिहिर सेन हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे। अब आपको पता चल चुका है कि चैनल जो होता है वो जमीन के 2 हिस्सों के बीच कर गुजरने वाले जलमार्ग को कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है। ये 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, ये सब बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये कहाँ स्थित है, किस किस को अलग करते हैं? तो ये है 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है एक दूसरे। तो ये आपका 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। और 8 डिग्री चैनल आपका करता है मालदीव और मिनिकॉय को एक दूसरे से अलग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को भी प्रभावित करती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को आप जानते ही हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को 2 भागों में विभाजित करती है। तो अब देखते हैं कि ये इसका सही जवाब आपका कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के, आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा इसे गुजरी है, ये भारत के कितने राज्य? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसको याद में जैसे कौन कौन से राज्य आपका? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद इस तरह भी कर सकते हैं कि झारा मित्री छगुम बंगाल। ये एक ट्रिक हमने बनाई है इसकी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे भी अच्छा तरीका है इनको याद करने का, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कौन सी नदी है? कांगो नदी है, जो आपकी कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ये क्वेश्चन इसलिए लाए हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी अफ्रीका में। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। अब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी, आपकी मकर रेखा बची, तो उस रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? आपकी लिम्पोपो नदी है। तो इस क्वेश्चन से आपके इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आइए अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? देखो ये ग्लोब है आपका। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर बना होगा कि अक्षांश रेखा में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं आप। ये चलिए, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब इस तरह से इसमें ये रेखाएं होती है, ये ऐसे। तो जो मैं ये ऐसे खींच रहा हूं ना, ये तो है आपकी, जो हमने उत्तर से दक्षिण तक, इनको तो बोलते हैं दक्षिण देशांतर हो गई, तो ऐसे बोल सकते हैं। और जो ये रेखा खींची जाती है पूर्व से पश्चिम तक, जो आपकी रेखा खींची जाती है, ये आपकी होती है अक्षांश रेखाएं। ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं, और जो ये ऐसे खींची जाती है आपकी होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य में ने जीती थी?
ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन, और इनसे संबंधित इन क्वेश्चन को और बेहतर बनाने के लिए हम की पॉइंट लेकर आए हैं। तो ये कर्नाटक ने जीती थी 2017-18 में। तो जब 2017-18 की पूछी गई थी, तो अब आगे की भी साथ पूछी जा सकती है। तो जो 18-19 में भी कर्नाटक ने जीती थी, और 20-21 में मुंबई ने, और 21-22 में हिमाचल प्रदेश ने, और 22-23 में आपकी सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र यानी गुजरात में पड़ता है, इसने जीती है आपकी विजय हजारे ट्रॉफी। तो आप इतना भी याद कर सकते हैं कि अब 2022-23 में कितनी जीती है, ये जीती आपकी सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट इसमें है कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, आप देख सकते हैं, और राज्यपाल आपके थावरचंद गहलोत, ये फोटो में देख सकते हैं, ये आपके थावरचंद गहलोत है। और कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलोर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हुई थी कर्नाटक की स्थापना। और यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है, कर्नाटक का यक्षगान। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। तो कर्नाटक से इतने क्वेश्चन आपके कवर हो गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? रोबस्टा भी होती है, अरेबिका भी है, ये कॉफी की कुछ किस्में हैं। ये भारत के कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है, और कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। ये आप देख सकते हैं, जब ये सूखने के बाद है, पेड़ से तोड़ने के बाद ये अरेबिका ऐसी है, और ये जब पेड़ पर लगी रहती है तो इसको अरेबिका इस तरह की कॉफी होती है आपकी। और कर्नाटक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य केरल है, और ये दोनों मिलकर लगभग 71% कॉफी का उत्पादन करते हैं अकेले भारत में। और कर्नाटक के कुछ फैक्ट ये हैं कि कर्नाटक में ही कोलार खान है सोने की, ठीक है, गोल्ड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो यह 1881 में की गई थी। संपूर्ण जनगणना का मतलब होता है नियमित जनगणना करना, कंटिन्यू जनगणना करना। 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। तो आइए देखते हैं जनगणना से कुछ संबंधित जो फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित जनगणना अर्थात प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, तो नियमित जनगणना 1881 में ही हुई थी, जिसको संपूर्ण जनगणना भी कहते हैं, वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन, इंपोर्टेंट है। और 2011 जनगणना में जनगणना आयुक्त आपके सी चंद्रमौली थे, जनगणना आयुक्त होते हैं, महारजिस्ट्रार भी बोलते हैं जिनको, ठीक है। और इसमें है कि 2011 की जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, और ये जो है आपकी अगर 1872 ईस्वी से जो 2011 की जनगणना है, 1872 से जब से स्टार्ट हुई पहली जनगणना, तब से ये 15वीं जनगणना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भारत की 15वीं जनगणना है, 2011 की जनगणना। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत का मतलब होता है जब आपकी पहली जनगणना 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उससे बाद में जो आपकी 7वीं जनगणना है। और हम आपको बता दें, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए हम आपके लिए लेकर के लिए आए हैं। आज आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और हमें जरूर लिखना कि आपको वीडियो पसंद है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।